आप मुझे घूस मत दो, उसकी जगह डोनेशन दे दो। शायद ऐसे कुछ दृश्य महाराष्ट्र में देखने मिल रहे होंगे 1970s में, जब पूरे राज्य के अंदर सीमेंट स्कैसिटी थी, यानी जितनी सीमेंट की डिमांड थी उतना सप्लाई हो नहीं पा रहा था और बिल्डर्स इसके कारण अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत चिंतित थे कि अगर सीमेंट सही समय पर नहीं मिला तो प्रोजेक्ट्स डिले होंगे ही, साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक जाएगा। लेकिन कई बड़े स्कैम्स की तरह जब किसी स्कैम का भांडाफोड़ होता है तब कई बड़े नाम आते हैं। इस स्कैम में भी महाराष्ट्र के सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम भी सामने आया था। लेकिन ज्यादातर जब ऐसे स्कैम्स होते हैं तो उनके बात खत्म हो जाती है, लोग इसके बारे में भूल जाते हैं, लोगों के रेजिग्नेशंस देखने मिलते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस देखने मिलते हैं, कई बार एक्शंस भी देखने मिलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्कैम था जहां पर आज भी महाराष्ट्र की जनता अपनी जान के साथ इस स्कैम के नतीजे भोग रही है और अभी भी आज के दिन में भी इस स्कैम के कारण हुए चीजों की वजह से लोग अपनी जान तक गंवाते हैं। तो जानते हैं पूरी सीमेंट स्कैम की कहानी इस वीडियो में। भारत सरकार के आजाद होने के बाद आखिर कई सालों बाद 1960 में महाराष्ट्र राज्य फॉर्म हुआ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो एक कंटिग्यूअस पट्टे में रीजन हुआ करते थे, लेकिन बहुत सारे संघर्ष के बाद में फाइनली May 1, 1960 को महाराष्ट्र राज्य बन गया। और उस समय पर एक रेस में महाराष्ट्र तुरंत जुड़ गया, जहां पर प्रगतिशील बनने के रेस के अंदर कई राज्यों के साथ में मुंबई और महाराष्ट्र भी लग गया। अब ये याद रखने की बात है कि ये वो जमाना था जब मुंबई या महाराष्ट्र इतना आगे नहीं था फाइनेंशियल रेस के अंदर। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये सब राज्य भी काफी ज्यादा आगे थे। इनफैक्ट मुंबई कई चीजों में पीछे भी था। लेकिन इस रेस के चक्कर में महाराष्ट्र ने भी अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना शुरू किया। ये लाइसेंस राज का जमाना था और इसकी वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बेस्ट पॉलिटिकल क्लाइमेट ढूंढते थे अपने इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए। और उस समय पर महाराष्ट्र को अनुकूल देखते हुए कई बड़ी कंपनीज ने महाराष्ट्र को अपना घर बनाना शुरू किया और इसकी वजह से एक ऐसा ग्रोइंग पीरियड आया महाराष्ट्र के अंदर जहां पर इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल दोनों ही मार्केट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत थी। खासकर मुंबई माइग्रेंट से तेजी से भर रहा था। शहर के अंदर बहुत ज्यादा लोग रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से वर्टिकल ग्रोथ भी देखने मिल रहा था। चॉल्स और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट तब जहां पे तेजी पकड़ना शुरू करता है और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हाउसिंग जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसकी वजह से जो सीमेंट की नीड है वो बहुत ही ज्यादा हाई थी। लेकिन अपने फॉर्मेशन के 10 साल बाद ही डेवलपमेंट से भूखी महाराष्ट्र के अंदर सीमेंट की स्कैसिटी बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से शुरू हो जाती है। हालांकि कंस्ट्रक्शन के एडवांसमेंट्स की वजह से हमें कई दूसरे मटेरियल्स का मौका जरूर मिलता है आज के डेट में कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन दशकों से या इनफैक्ट सदियों से सीमेंट एक ऐसी चीज रही है जो एक बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट है और आप कुछ भी बना रहे हो सीमेंट के बिना आपको काम नहीं कर सकते। ये एक प्राइमरी मटेरियल है और 1970s के महाराष्ट्र के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस काफी थी। और क्योंकि इतना सप्लाई नहीं हो पा रहा था, महाराष्ट्र राज्य या देश इतना सीमेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था, तो इसका समाधान निकालने के लिए राज्य सरकार ने एक फैसला लिया कि वो सीमेंट की बिक्री पर रोक लगाएंगे। अब ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पे इस डिसीजन के पीछे कुछ तर्क इस तरीके से दिए गए थे कि सीमेंट की स्कैसिटी होने की वजह से सीमेंट को ब्लैक मार्केट किया जा रहा है, सप्लाईज को कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके कारण प्राइसेस को हाईली मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को रोक रही है। और गवर्नमेंट करेगी ये कि सीमेंट को राशन करना शुरू करेगी, यानी कि हर डेवलपर को जितनी जरूरत है उतनी सीमेंट को बेचना वो शुरू करेंगे और वो सिर्फ ऑथराइज लोगों के द्वारा होगा। और इसलिए 12 सितंबर 1978 को एक सरकारी आदेश जारी किया जाता है जिसमें डायरेक्शन दिया जाता है कि सीमेंट के वितरण को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और केवल सरकार के ऑथराइज्ड डीलर्स के ही जरिए पूरी स्टेट में सीमेंट सप्लाई होगा। लेकिन महाराष्ट्र के तब के मुख्यमंत्री श्री अब्दुल रहमान अंतुले का कुछ अलग ही प्लान था, जहां इसी दौरान AR अंतुले ने एक ट्रस्ट रजिस्टर कराया जिसका नाम था इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान, जिसको बेसिकली फॉर्म किया गया था कलाकारों और डिजाइनों को समर्थन देने के लिए। और ये इसका इंटेंशन लिखा गया था। लेकिन गौर देने वाली बात ये थी कि ये जो आर्टिस्ट के लिए बनाया गया एक ट्रस्ट और संस्था थी, ये कई बड़े बड़े बिल्डर्स को प्रिय होने लग जाती है। या फेमस बिल्डर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं जो खूब इस ट्रस्ट के अंदर फाइनेंशियल डोनेशंस करते हैं। और देखने के लिए मिलता है कि जो बिल्डर्स इस ट्रस्ट के अंदर डोनेट कर रहे हैं उनको उनके लिए तय किए गए सीमेंट कोटा से भी ज्यादा सीमेंट दिया जा रहा है और उनकी जो क्वांटिटीज है उसका परमिट बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर क्लियरली कुछ गलत होते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि जहां पर पूरे राज्य में कई बिल्डर्स सीमेंट स्कैसिटी के कारण अपने काम को होल्ड पे रखे हुए थे, वहीं पर ट्रस्ट में डोनेशंस देने वाले बिल्डर्स बेहिचक अपना काम कर पा रहे थे। इस स्थिति को देखकर ही गोरेगांव के सोशलिस्ट नेता PB सम्मत और बीजेपी के कॉर्पोरेटर रामदास नायक ने पूर्व मुख्यमंत्री AR अंतुले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया, जहां हाईकोर्ट के जस्टिस भक्तवर लेंटिन ने यह जाहिर किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बिल्डर्स के बीच में एक बहुत बड़ा नेक्सस था, जिसके बेसिस पर उनके ट्रस्ट को डोनेशंस दिए गए थे और बिल्डर्स को सीमेंट एलोकेट किया गया था। और अंतुले को क्विड प्रो क्वो के लिए दोषी पाया गया। यह गिल्टी प्रूव होने के बाद में साल 1982 के 12 जनवरी तारीख को उन्होंने अपने CM
सीएम पद से रेजिग्नेशन दे दिया। अब कई सालों बाद AR अंतुले को तो सुप्रीम कोर्ट से इस केस के लिए क्लीन चिट मिल गई, लेकिन यहाँ पर ये स्कैम हालांकि मेजरली खत्म हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं उन साइड इफेक्ट्स की जो आज भी महाराष्ट्र राज्य को तकलीफ देती है, क्योंकि इस स्कैम के दौरान राज्य में कई जगहों पर सीमेंट जैसे मटेरियल्स का भारी इंबैलेंस हो रहा था, तो कई बिल्डर्स सीमेंट न होने की वजह से दिक्कतें फेस कर रहे थे। वहीं पर जो बिल्डर्स यहाँ पे डोनेशन कर रहे थे उन्होंने इतना ज़्यादा सीमेंट का स्टॉक जमा कर लिया था कि वो अपने प्रोजेक्ट्स तो कर ही सकते थे, लेकिन कई सारे जो दूसरे कंपटीटर्स है या ओवरऑल मार्केट है उसके अंदर सीमेंट के सप्लाई को कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सीमेंट इनके पास में पड़ा था। और इसीलिए कई बिल्डर्स जो स्पेशली छोटे थे वो सीमेंट को इस्तेमाल करने के बजाय दूसरे मटीरियल्स या मिक्सड मटीरियल्स या खराब क्वालिटी के सीमेंट को यूज़ करने के लिए मजबूर हो गए। इसी कारण 1970s और 1980s के दशक में राज्य के अंदर कई बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर और छोटे बिल्डिंग्स के अंदर खराब क्वालिटी का सीमेंट यूज किया गया। और इसका नतीजा ये है कि आज मुंबई में सिर्फ 35 से 40 साल पुरानी बिल्डिंग्स मॉनसून में कोलैप्स होते हुए नजर आती है। ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ये 70s और 80s के बिल्डिंग में ही है और ये प्रॉपर्ली प्रूवन है। मुंबई जैसे शहर के अंदर 1910s 1920s के अंदर बने हुए बिल्डिंग्स है, उनमें से कुछ बिल्डिंग्स लकड़ी से तक बनी हुई है और कुछ बिल्डिंग सीमेंट स्टोन से बनी हुई है और कुछ जो है बिल्डिंग्स ट्रेडिशनल है। इसके बावजूद ये बिल्डिंग्स आज काफी मजबूती से खड़ी है। मरीन ड्राइव जैसे अगर आप बहुत ज्यादा पुराने एरिया में जाओगे जहां पर 1920 से डेवलपमेंट था, वहां पर भी आपको अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स नजर आएगी। लेकिन 1970s और 80s में बनी हुई बिल्डिंग्स मॉनसून के दौरान धराशायी होती है, लोग इसके अंदर जान गंवाते हैं। और मुंबई के पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर ये चीज देखी गई है। ज्यादातर जो धोखादायक बिल्डिंग का टैग दिया जाता है किसी बिल्डिंग के ऑडिट के बाद में, वो जनरली इसी दशकों में बनी हुई बिल्डिंग्स होती है। और इसीलिए इस राज्य के अंदर 1970s और 80s में बने हुए जो बिल्डिंग्स है ये ज्यादा समय टिक नहीं पाते। इस स्कैम के कारण साल 1982 में AR अंतुले को अपना इस्तीफा तो दे देते हैं, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि उनके रिजाइन करते ही 10 साल बाद तक महाराष्ट्र को 5 अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स मिलते हैं। और ये स्कैम का दाग लगने के बावजूद जो अलग अलग CM होते हैं उनके कई डिपार्टमेंट्स के लिए ये काम करते रहते हैं। एट द सेम टाइम इनको आगे जाकर यूनियन मिनिस्टर की भी पोजीशन पर काम करने का मौका मिलता है। AR अंतुले का हालांकि साल 2014 में निधन हो जाता है और आज जो मुंबई के अंदर बड़े डेवलपर्स है उनका नाम इन स्कैम के साथ में जोड़ा जाता है। मुंबई के अंदर आप आज के डेट में जितने भी टॉप 20 डेवलपर्स के बारे में सोच सकते हो जिन्होंने लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और आप खुद समझदार हो उनके बारे में सोचने के लिए, ये सब इस दशक में अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेझिझक काम कर रहे थे। लेकिन जो लैंडमार्क्स इन्होंने डेवलपमेंट किए वो स्कैम के भरोसे पे थे और आप खुद देख सकते हो कि वो कौन लोग थे। हालांकि आज देश के अंदर सीमेंट की स्कैसिटी नहीं है और हम बड़े लेवल पे सीमेंट प्रोड्यूसर्स है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर हिस्टोरिकली जो देश के अंदर कई नुकसान हुए स्कैम्स की वजह से, उसी का एक हिस्सा है। तो इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।